हाय एवरीवन, शिवानी। आई एम थर्ड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। तो मेरे सिलेक्शन का रीजन था कि मेरे पास एक स्टडी प्लान था, एक टाइम टेबल था जो कि मैंने एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि 2.5 महीने के लिए फॉलो किया था। तो देखो यही फर्क है जिनका सिलेक्शन होता है नहीं होता। देखो आप में से वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होता है और आप में से वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर 3 महीने पागलों वाली मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी इस वीडियो को आगे देख, अदरवाइज जाके अपनी रील स्क्रॉल कर लो, कोई फायदा नहीं। देखो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। सबके पास यही 24 घंटे हैं, लेकिन आपको देखना है कि आप इन 24 घंटों कैसे यूज करते। देखो मैं पहले हमेशा रात को पढ़ती थी, लेकिन रात को पढ़ने में एक ही चीज है कि हमारा सेटिस्फेक्शन सिर्फ इतना होता है कि हम लोग 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। ये हवाबाजी सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ अपना शो ऑफ करना है, घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने शो ऑफ करना है कि हम तो 2 बजे तक पढ़ते हैं, 3 बजे तक पढ़ना है। सबसे पहले जो बच्चा पढ़ता है ना, वो इस बात की हवाबाजी करता ही नहीं कि कितना पढ़ता है। तो मैं अपने घर वालों को भी 1-2 घंटा कम बताती थी, क्योंकि वो जिस टाइम सोते थे ना, मैं उस टाइम पढ़ रही होती थी। वो जिस टाइम उठते थे, मैं तब भी पढ़ रही होती थी। तो मुझे डांट पड़ती थी कि तू सो रही है, नहीं सो रही है। तो इसलिए और मैं ऐसे कहती थी, हाँ जस्ट आपके उठने 10 मिनट पहले मैं उठी हूँ, जबकि मैं 3 बजे उठ जाया करती थी। ठीक है, तो ये हवाबाजी जिस दिन बंद कर दोगे ना, समझ लो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अभी हवाबाजी से कोई फायदा नहीं है। जब नीट का रिजल्ट आएगा ना, तो वो चीख चीख के सबको बता देगा कि आपने कितनी मेहनत की थी। अगर आपको लगता है कि आप रात को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन मेरे जैसे बच्चे हैं जो सिर्फ रात को घंटे काउंट कर रहे होते हैं कि हाँ 3 बज गए हैं, 4 बजे तक पढ़ लिया, तो फिर मत पढ़ो। तो मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी। सबसे एक चीज कॉमन सुनने में आई कि सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जो लड़की 8 बजे से पहले नहीं उठी, वो अब क्या ही जल्दी उठ के पढ़ेगी। जो आपको लगता है ना कि ये जिंदगी का लास्ट मौका है मेरे पास, इस बार मुझे सिलेक्शन लेके डॉक्टर बनना ही बनना है, तो उस टाइम दिमाग में ये थॉट नहीं आएगा कि मेरे घर में कोई 8 बजे से पहले नहीं उठता, या फिर मैं कभी 8 बजे से पहले नहीं उठी। मैंने 3 बजे उठना शुरू किया। मैं सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम जल्दी उठी थी ना, तो मैं 6 बजे उठी थी। और सच बताऊं ना, तो अभी भी अभी मैं 2 दिन पहले घर से आई हूँ और मेरी 8 बजे की बस थी रेवाड़ी से, और मैं मेरी मम्मी को बेड पे लेटे उनका पैर छू के आई हूँ। तो हमेशा से ही ऐसा है मेरे घर में लेट उठने का सिस्टम। तो मैं एक इकलौती ऐसी बंदी थी जिसने 3 बजे उठना शुरू किया, और ट्रस्ट मी, मैं कभी मन मार के नहीं उठी। मेरे अलार्म से पहले आँख खुल जाती, क्योंकि मुझे लग गया था कि मेरे पास ये लास्ट चांस है। तो चलो मैं अपना बताती हूँ एक बार स्टार्टिंग से। सुबह उठने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है, रात को सोने वाला टाइम। देखो रात को सोने का टाइम मेरा एज सच कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे 10 बजे सो जाना है, मुझे 11 बजे सो जाना है। सबसे पहले तुम एक चीज समझो कि अपने आप को है ना ऐसे बाउंडेशन में मत डालो कि मुझे 10 बजे सो के मुझे ऐसे 3 बजे उठ जाना है। ऐसे मत सोचो। बस ये सोचो कि मुझे है ना दिन में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बेड पे 2-3 घंटे ऐसे पड़े होते हैं, उसके बाद हमें नींद आती है। तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस कर रखा था कि जब तक मेरी आंखें ऐसे झपकने ना लग जाए, जब तक मैं बिल्कुल ऐसे लठे ना लेने लग जाऊं, तब तक मुझे अपनी रात को बुक्स नहीं छोड़नी, चाहे वो 10 बज रहे हो चाहे 11 बज रहे हो। तो उसी हिसाब से आपको अपनी सुबह के अलार्म सेट करनी है। जैसे मुझे रात को अगर 10 बजे नींद आ गई, तो मैंने उस हिसाब से अपने 5-5.5 घंटे गिन लिए कि हाँ चलो अब मैं 3:30 के अलार्म अपने लगा देती हूँ। ट्रस्ट मी, जब मैं 2.5 महीने पड़ी थी ना, मैंने अपने आप को जिंदगी में इतना पॉजिटिव कभी फील नहीं किया। मेरे ऊपर सच में बर्डन नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज मैंने खुद से चूज की थी। तो अपने आप को थोड़ा है ना बाहर की चीजों से फ्री करने की कोशिश करो। एक बार तुम खुद से सोचो कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि जब तक तुम्हें खुद का नहीं पता होगा ना, ये जो आग लगाने वाला मोटिवेशन होता है, तब तक नहीं आ सकता कहीं से भी। जब आप खुद को कोसोगे ना, जब आप खुद से कुछ मांगोगे ना, ये तभी चीज आती है। ठीक है, देखो अभी 3 महीने बच रहे हैं, तो अपने दिमाग में रखो कि मुझे कम से कम 15-16 घंटे पढ़ना है। तब जाके उन घंटों में से आपके 13-14 घंटे ऐसे निकलेंगे जिसमें आप अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये आपका फोकस होना चाहिए फिलहाल। तो मैं इस वजह से 3 बजे उठ गई। तो 3 बजे उठ के सबसे पहले मेरा एक ही काम था कि मैं स्टार्टिंग का आधा 1 घंटा है ना, वो रिवाइज करूं जो मैंने कल पढ़ा था। और सबसे पहले उठते मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं केमिस्ट्री इसलिए पढ़ती थी क्योंकि बायो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता था कि मुझे लगता था बायो तो मैं दिन में कभी भी पढ़ लूंगी। मैं जिस टाइम बोर हो रही हूँ, मुझे सर दर्द हो रहा है, हम बायो उस टाइम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसलिए हमने बायो लिया है क्योंकि हमें बायो इंटरेस्टिंग लगता है। अदरवाइज हम लोग मैथ पढ़ के इंजीनियर बन रहे होते हैं। तो बायो में अच्छी लगती तभी हमने लिया है। तो बायो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप दिन में कभी पढ़ सकते हो, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी। आधा 1 घंटा अपना रिवाइज किया, उसके बाद 3 घंटे का स्लॉट में पूरा रखती, जिसमें मैं अपना चैप्टर भी करूंगी, उसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करूंगी, साथ में पीवाईक्यूज भी करूंगी। मतलब एक चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से तैयार कर लूंगी, और उसके बाद भी टाइम बचा है तो फिर मैं अगला चैप्टर करूंगी। टाइम वेस्ट तो करना ही नहीं है। अगर 3 महीने में सिलेक्शन आपको चाहिए तो सबसे जरूरी यही बात है कि भूल जाओ बाकी सारी चीजें, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइम में आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आपको पीवाईक्यूज बहुत जरूरी और जरूरी करने हैं। देखो ये लास्ट का 3 महीना बच रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यूं है कि हाँ बीच में अटके हुए हैं कि उन्होंने आधा सिलेबस पढ़ रखा है, आधा नहीं पढ़ रखा। तो मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ कि अपना ज्यादा ध्यान रखो कि मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, तो एटलीस्ट अपने पीवाईक्यूज तो करो ही करो। तो पीवाईक्यूज के लिए मैं हमेशा आपको एक ही बुक बताती हूँ, दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये है ओसवाल बुक से एनटीए 37 ईयर नीट यूजी चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सोल्ड पेपर।
तो ये आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएंगे। तो मैं आपको फिजिक्स का दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसमें नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद इसकी OMR शीट है। जब भी आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हो हमेशा OMR के साथ अटेम्प्ट किया करो। इसके बाद आती है उसकी आंसर की में आपको चैप्टर नेम गिवन है, साथ में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वो टॉपिक भी गिवन है, और फिर आती है उसकी डिटेल में पूरी एक्सप्लेनेशन। अब स्टार्ट होते हैं चैप्टर वाइज PYQs। तो ये सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले इसका आपको माइंड मैप्स मिल जाएगा, फिर आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा, उसके नोट्स मिलेंगे, और फिर स्टार्ट होते हैं टॉपिक वाइज PYQ। इसमें आपको आंसर भी मिलेगी और साथ में उसकी सारी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। ऐसे करके आपको सारे चैप्टर्स के 37 ईयर्स मिल जाएंगे, और बुक के लास्ट में आपको 2 सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो इन बुक के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक करना। तो केमिस्ट्री खत्म होने के बाद तब तक मेरे घर वाले भी उठ जाते थे, तो उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करते। तो देखो मैं नीट के टाइम पे है ना, जब भी ब्रेकफास्ट या लंच कुछ भी करती थी ना, तो मैं हमेशा सामने अपना यूट्यूब कोई भी लेक्चर अपना या फिर कोई भी PYQs वगैरह खोल के और फिर अपना खाना खाती। तो मुझे है ना उस टाइम से आदत लगी हुई है। अब भी जब भी मैं खाना खाती हूँ अपने हॉस्टल में, तो मैं हमेशा यूट्यूब पे कुछ चला के फिर खाती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते खाना खाते टाइम कोई मूवी देखनी स्टार्ट कर दी। अब खाना तुम 5-10 मिनट में खा लोगे, लेकिन मूवी वो 2-2.5 घंटे की चलने वाली है। और हम में से इतना कंट्रोल किसी के पास नहीं है कि मैं 5-10 मिनट मूवी देख लूंगा, फिर मैं 5-10 मिनट की मूवी जब मैं लंच करूंगा तब देख लूंगा, जब 5-10 मिनट की मैं डिनर करूंगा तब देख लूंगा। हमसे बिल्कुल नहीं रुका जाता। एक बार मूवी स्टार्ट कर दी तो हम लोग खत्म करके ही हटते हैं मोस्टली। अगर तुम लोग पढ़ने का कुछ नहीं देख रहे हो तो एटलीस्ट कुछ मोटिवेशन देखो, ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होते, आपका दिमाग बिल्कुल पढ़ाई पे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद उठाओ अपनी फिजिक्स 3 घंटे के लिए। देखो स्लोट्स रखो, ठीक है, लेकिन ब्रेक्स भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़नी ही है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। कोई ऐसा होता है कि 1 घंटे बाद उसके सारी चीजें सर के ऊपर से जानी शुरू हो जाती है। तो कोई फायदा नहीं है कि आप लोग फालतू में बुक लेके बैठे रहो, क्योंकि हमें शो ऑफ तो करना ही नहीं है। ये चीज पहला पॉइंट है, अपना लिख लो आगे। जितना भी शो ऑफ है वो नीट के रिजल्ट के बाद करूंगा, और वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने डिक्शनरी में से शो ऑफ वाला शब्द हटा दो आप लोग। तो उसके बाद अपना फिजिक्स का 3 घंटे का स्लॉट रखो, उसमें भी सेम चीजें करो। NCERT मत पढ़ो, क्वेश्चंस करने पे ध्यान दो। फिजिक्स में फॉर्मूला नोटबुक जो आपने पूरी साल बनाई होगी, या फिर नहीं बनाई तो अब जल्दी से अपनी फॉर्मूला नोट बना लो और उसको लास्ट तक अपना रिवाइज करते रहो। ठीक है, क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा करोगे तभी आपके इंप्रूवमेंट होगी। तो जिन बच्चों का सिलेबस मतलब मोस्टली कवर हो गया है, तो तुम लोग थोड़ा ना टेस्ट की तरफ भी ध्यान दो। डेली नहीं तो 3-4 दिन में या फिर हफ्ते में एक बार तो जरूर अपने 2 से 5 का स्लॉट रखो उस 3 घंटे का, और उसमें मॉक टेस्ट दो। देखो आपको पता है कि एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया है। आपके 180 क्वेश्चन हो गए, 180 मिनट्स आपको मिल गई है, तो थोड़ी सी चीज आपके लिए टफ होने वाली है, क्योंकि पहले आपको चॉइस मिलती थी, अब वो चॉइस नहीं रही आपके पास। तो इस चीज को है ना इतनी भड़क नहीं लेनी है। इसके चक्कर में यूट्यूब पे 50 वीडियोस मत देख मारो 3-4 दिन में कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जो बताने वाला है ना वो इतना ही बताएगा कि हाँ पेपर टफ हो जाएगा, तुम्हें चॉइस नहीं मिलने वाली, लेकिन ये चीज तुम्हें भी तो बताया कि पेपर में चॉइस तुम्हें नहीं मिलने वाली। तो तुम क्या नई चीज सुनना चाह रहे हो। मॉक टेस्ट का स्लॉट भी रखो कुछ दिन में अपना, और मॉक टेस्ट देके यूं नहीं कि तुम साइड में हो गए। हमेशा मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। अगर एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको आती थी वो तो आप वैसे भी कर देते हैं। आपको मॉक टेस्ट से सीखना क्या है, आपको ये सीखना है कि मैं किस तरह की गलतियां करता हूँ, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज की जो मैंने गलतियां करती मैं उसको इंप्रूव कैसे करूं। ठीक है, तीसरी चीज वो क्वेश्चन जो आपने गलत किए हैं वो अब आने भी तो चाहिए, तभी तो फायदा है। कि अगर आपने 180 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन सही कर दिए, 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, लेकिन आपने एनालाइज नहीं किया, तो 30 क्वेश्चन जो गलत थे वो आपको अभी भी नहीं आते, तो फिर क्या फायदा। तो आपको हर मॉक टेस्ट में जो वो 30-40 क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे हो उनको सीखते हुए जाना है, तभी जाके आप नेट के एग्जाम में दिखा पाओगे कि भाई मैंने ढेरों मॉक टेस्ट सोल्व किए थे। तो अपना मॉक टेस्ट एनालाइज पे पूरा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अपना शाम का स्लॉट रखो बायो पढ़ने का, क्योंकि शाम को आके आप बिल्कुल एक तो थक जाओगे बिल्कुल, लेकिन बायो वही है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप थके हुए भी पढ़ सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि बायो में NCERT पढ़ना इतना ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपको एक वर्ड पढ़ना है, एक वर्ड पढ़ना है, एक डायग्राम टेबल, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आप NCERT कह रहे हैं तो NCERT एक बुक नहीं है, उस बुक में पता नहीं कितने पेजेस है और एक पेज में पता नहीं कितने वर्ड्स हैं, क्योंकि आपको वर्ड से फोकस करना है। अपना टाइमर सेट करो और फिर अपने 2 पेज पढ़ो, फिर टाइमर सेट करो फिर अपने 2 पेज पढ़ो। ये चीज मैंने अभी मेरे 3rd ईयर के फाइनल एग्जाम्स हुए हैं, तो मैंने इसे फॉलो किया है कि मैं अपना आधे घंटे का टाइमर लगा रही हूँ और फिर पढ़ रही हूँ। फिर मैं देख रही हूँ कि आधे घंटे में मैं कितना प्रोडक्टिव पढ़ पाई हूँ। तो 3 घंटा अपना बायो पढ़ा, एक वर्ड पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, थोड़े से PYQs प्रैक्टिस किए। देखो ये सारी चीज करने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता है। अभी आप 9-10 घंटे एवरेज पढ़े हो, और उसमें से भी आप सोचोगे ना तो कम से कम 5-6 घंटे ही ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़े हो। देखो उसके बाद आप अपना एक 3 घंटे का स्लॉट रखो, जिसमें आपको देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो मैं अपनी और इंप्रूव कर सकता हूँ, या फिर जो भी चीज आपको पढ़ने का मन कर रहा हो। बायो कर दिया मोस्टली हमारी, तो एक आधा चैप्टर उसका दोबारा निपटा दो। ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। देखो हमारे पास 3 महीने हैं, एक बार नीट में सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर चाहे आप 24 घंटे ही मौज मस्ती कर लेना, लेकिन अभी 3 महीने के लिए आपको सारी चीजें अपनी छोड़नी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 जगह मुंह मार रहे हो और उसके बाद आपको ये लग रहा हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आप दिन में 13-14 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हो तो उसके लिए कम से कम आपको 15-16 घंटे की सीटिंग रखनी पड़ेगी, तब जाके समझ लो 14-15 घंटे आपके पढ़ाई में निकलेंगे। उसके बाद कितने घंटे बचे 24 में से? उसके बाद आप अपने 6-6.5 घंटे अपने सोने के निकाल लो, खाना नहाना ये सारी चीजें, तो और चीजों के लिए टाइम है ही नहीं आपके पास, बचता ही नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी टाइम बचा के कुछ अदर एक्टिविटीज कर रहे हो ना, तो आप अपना पढ़ाई का लॉस कर रहे हो। उस टाइम पे पता नहीं कितने बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो बच्चा बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि आप पिछले 2 साल से पढ़ रहे हो, 3 साल से पढ़ रहे हो, या फिर आपने पिछले 6 महीने से पढ़ना शुरू किया है। जो बच्चा यहाँ है ना, वो यहाँ पहुंच जाता है। कि मुझे पता है कि मैंने अपने 24 घंटे में से 1-2 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। मेरा पूरा फोकस ही यही था कि कैसे जो बच्चे लगातार 1 साल से पढ़ रहे होंगे, मुझे कैसे उनसे आगे निकलना है। थोड़ा सा आपको है ना अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये चीजें तभी आएंगी जब आप एक बार अकेले में बैठ के सोचोगे कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, मैं इस एग्जाम की तैयारी कर ही क्यों रहा हूँ, मुझे जिंदगी में क्या अलग चाहिए। आपको एक बार सोचना पड़ेगा। देखो लास्ट में आते आते आपको लोगों से ना फर्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए। अगर कोई मस्ती कर रहा है, तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि मैं तो मनाली घूमने जा रहा हूँ, फलाना ढिंकाना कर रहा हूँ, तो तुम्हें इस चीज से उदास नहीं होना है कि वो मनाली घूम रहा है, मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ। तुम्हें खुश होना चाहिए कि डॉक्टर मैं बनने वाला हूँ, वो नहीं बनने वाला। 3 महीने बाद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है, उसके नाम के आगे नहीं लगने वाला। ठीक है, जिंदगी आपकी बदलने वाली है। एक बार डॉक्टर बन जाओगे, फिर जी मनाली घूमो, कहीं घूमो। अब मुझे 3 साल हो गए एमबीबीएस करते। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो हर दूसरे महीने में ट्रिप पे जा रहे होते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो चीज अच्छी लगती है, सब अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। देखो हमारे बैच में भी लड़का है जिसको सिंगिंग का शौक है, अब वो अपने मस्त गाने गा रहा है। किसी को डांस करने का शौक है, वो अपने मस्त डांस कर रहा है, यहाँ फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। किसी और कॉलेज में कोई कॉम्पिटिशन है, वहां जाके पार्टिसिपेट कर रहा है। मुझे यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का शौक है, तो मैं अपना वो कर रही हूँ। देखो जिसको जो चीज पसंद है वो सारी चीज कर सकते हो, लेकिन एक सही टाइम आने दो। अगर ये सारी चीजें मैं नीट से पहले कर रही होती तो मेरा सिलेक्शन होना ही नहीं था। तो पहले अपना दिमाग एक जगह फोकस्ड रखे, सिलेक्शन लो। उसके बाद आपकी जो भी हॉबी है ना, वो सारी चीजें फॉलो करने का आपको टाइम मिलेगा। अगर आपको इंस्टा चलाना आपकी हॉबी है ना, तो खूब रील स्क्रॉल करने का टाइम मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बोलूंगी इंस्टा आप बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दो। लाइफ बहुत छोटी एक्सक्यूजेस के लिए हम बहुत एक्सक्यूज दे सकते हैं। मैं भी यहाँ बैठ के 1000 एक्सक्यूज दे सकती हूँ कि ये मैंने इसलिए नहीं किया, ये मैंने इसलिए नहीं किया। लेकिन भगवान को और आपको सब पता है कि इतनी मेहनत नहीं की, तभी आप वहां बैठे हो। मेरा अगर पहले सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसमें मेरी गलती है। मुझे पता है कि मैंने ये चीजें गलत की थी, भगवान को पता है कि मैंने चीजें गलत की थी, और बस वो चीज एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। एक्सेप्ट जब तक नहीं करोगे तब तक उस चीज से आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सेप्ट करो और लेट गो करो फिर चीजों को, और आगे बढ़ो। तो एक्सक्यूजेस देना बंद करो, खुद से प्रॉमिस करो। कमेंट से मुझे लिख के जाओ कि मैं अपने आप से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। नाम के आगे जो डॉक्टर टाइटल है ना, वो चाहिए मुझे। ठीक है, ये मुझे प्रॉमिस करके जाओ कमेंट्स में। बाकी आपकी कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा हो, मुझे कमेंट्स में बताना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं मोस्टली बच्चों के रिप्लाई करूं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन, और बाय बाय।